हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द rmedicalclasses.com। दोस्तों, ये हमारी सीरीज चल रही है 100 मार्क्स इन 15 डेज। इस सीरीज़ के अंतर्गत हम आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट श्लोक, क्विक रिवीजन नोट्स, वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, साथ में दे रहे हैं हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर और फ्री पीडीएफ स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे या हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और इसके साथ ही हम दे रहे हैं 24/7 का सपोर्ट। आप हमें किसी भी क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। और साथ में जो वीडियो के लास्ट में हम देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयर मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा आज स्टार्ट हो रहा है 28वां अध्याय, जो है सूत्र स्थान का, चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 28 है। 27वां जो अध्याय है वो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इम्पोर्टेंट अध्याय है, तो हम इसे प्रैक्टिकल पर्पस से भी वो इम्पोर्टेंट है, हम इसे लास्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम देखते हैं 28 और 29 अध्याय को। तो 28 अध्याय है विविधा शीत पीतीय अध्याय। इसका मतलब है इसमें दो वर्ड आ जाते हैं, आशीत और पीत। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आहार से मीनिंग लिया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि आहार के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया कि आहार के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आशित, पीत, लीढ़ और खदित। तो देखिए, आशित क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को निगलते हैं तो उसको आशित बोलते हैं। और पीत से मतलब है पीना, लीड से क्या मतलब होता है? चाटना, और खादित से मतलब होता है चबाना। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। आशित से मतलब होता है उस चीज़ को निगलना, पीत से मतलब पीना, लीड से मतलब क्या होगा? चाटना, और खादित से मतलब चबाना। तो ये 4 होते हैं आहार के भेद, ऐसा आचार्य चरक जी ने बताया है। नेक्स्ट इसमें है एक टेबल, यहाँ पे देख रहे होंगे, एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ है कि उस धातु अगर वो प्रदोष हो जाए, प्रदूषित हो जाए या दूषित हो जाए तो उससे क्या रोग हो सकते हैं, उस चीज़ को बताया गया है। तो यहाँ पे रस धातु है, अगर रस धातु प्रदोषज हो जाए तो उससे कौन कौन से विकार होंगे, ये आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उससे ज्वर हुआ है या फिर अंग मर्द है, भोजन में अरुचि हुई है, तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि रस धातु उसका यहाँ पे दूषित है। तो कौन कौन से विकार हो सकते हैं? अरुचि, अश्रद्धा से मतलब होता है कि भोजन की इच्छा न होना, और तंद्रा हो जाती है, अंग मर्द हो जाता है, ज्वर, पांडुत्व, ठीक है, पीलापन यहाँ पे, और स्रोतों में अवरोध होगा या अग्नि का नाश होगा। तो वो क्या होता है? रस धातु की दृष्टि से होते हैं सब चीज़ें। उसके बाद है रक्त धातु, अगर प्रदूषित हो जाए, दूषित हो जाए तो कुष्ठ, चर्म रोग हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं कि रक्त की दूषित हो गई है, यानी रक्त दूषित हो गया तो क्या होगा? शरीर पे चर्म रोग हो जाएंगे, दद्रु यानी दाद हो जाते हैं, पामा हो जाता है, और रक्तपित्त हो जाएगा, विषर्प हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, ये सारे। और इसके साथ साथ ही कामला रोग हो जाता है। नेक्स्ट, अगर मांस दूषित हो जाता है तो अधिमांस, अर्बुद यानी कैंसर, और कील और गलगंड, गंडमाला, इस तरह के यहाँ पे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो मेद, अगर यहाँ पे दुष्टि हो जाती है मेद की, तो मेद अगर दूषित हो जाता है तो प्रमेह के पूर्व रूप आने लगते हैं, और साथ में अष्टनिंदित महारोग आने लगते हैं शरीर के ऊपर। फिर अस्थि से होता है दंत भेद होगा, दंत में शूल होगा, केश, लोम, नख में विकार हो जाएगा। मज्जा से क्या होगा कि भ्रम होता है, मूर्छा होता है, और तमोदर्शन, तमोदर्शन होता है कि आँख के आगे अंधेरा सा आ जाना। तो वो किससे होता है? वो किसके कारण होता है? वो मज्जा धातु जब दूषित हो जाता है तो वो उसके कारण होता है। नेक्स्ट, अगर शुक्र यहाँ पे प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, तो क्या चीज़ें मिलेंगी? यहाँ पे गर्भपात होगा या फिर कुरूप संतान की उत्पत्ति, इस तरह के लक्षण मिलते हैं, कुरूप संतान उत्पत्ति होगी, ठीक है। इंद्रिय की बात करें तो इंद्रिय से उपताप होता है, यानी इंद्रिय का एक विकार है, उपघात होता है, इंद्रिय शक्ति का नाश हो जाना। तो इस तरह से ये
जब इंद्रियों की दुष्टि हो जाती है तब ये हमें देखने को मिलते हैं। उपधातु की बात कर रहे हैं तो उपधातु जब दूषित हो जाएंगे तो संकोच, स्तंभ, ठीक है। तो संकोच मतलब सिकुड़ना और स्तंभ मतलब कि एक जगह फिक्स हो जाना, और ग्रंथि, इस तरह के ये जो है यहाँ पे विकार देखने को मिलते हैं, ठीक। और अगर मल दूषित हो जाता है तो अति प्रवृत्ति होने लगती है, किस चीज़ की, मल की, और गंधवर्ण प्रदूषण मिलता है, ठीक है। गंध भी अच्छी नहीं होगी, उसका वर्ण भी अच्छा नहीं होगा, ठीक, सब दूषित हो जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में एक और टेबल है, अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो देखिए चिकित्सा में सबसे पहले हम देखते हैं रस धातु में अगर दुष्टि हो जाए तो क्या करें, लंघन कराएं। रक्त हो जाए तो क्या करेंगे, हम रक्त पित्त हर जो चिकित्सा बताई है वो करेंगे, और साथ में विरेचन, रक्त मोक्षण करा सकते हैं। मांस में हम करते हैं संशोधन, शस्त्र, शार, अग्निकर्म, ठीक है, ये मांस में करते हैं। मेद में करते हैं, जो अष्ट निंदित रोग में चिकित्सा बताई गई है आचार्य सुश्रुत के द्वारा, वो हम करते हैं। अस्थि में क्या करेंगे, अस्थि में हम पंचकर्म कराएंगे, विशेषतः हम बस्ती कराते हैं, ठीक है। मज्जा में जब हम बात कर रहे हैं तो मज्जा की चिकित्सा क्या बताई है, व्यायाम करें या यथाकाल संशोधन करें, और ठीक यही चिकित्सा शुक्र धातु की भी बताई है। जब शुक्र धातु दूषित हो जाता है तो व्यायाम और यथाकाल संशोधन यहाँ पे बताया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि परीक्षक के गुण। तो परीक्षक के 9 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से, जो परीक्षक होता है, एग्जामिनर होता है, तो उसके 9 गुण बताए गए हैं कि वो शास्त्र का अच्छा अभ्यासकार हो, ठीक, विवेकशाली उसकी बुद्धि हो, स्मरण शक्ति अच्छी हो, कार्यों में दक्षता हो, धारण शक्ति अच्छी हो, और हितकर सेवन करने वाला हो, ठीक है, और वाणी उसकी शुद्ध हो, शांति और धैर्य से काम लेता हो। तो इस तरह का जो परीक्षक होगा वो अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ये थे परीक्षक के गुण। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसमें कि जब ये जो दोष हैं वो कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं, तो उसका 4 कारण हो सकते हैं कि वो क्यों जाते हैं, ठीक है। जब हम ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं तो दोष है वो कोष्ठ से शाखाओं से क्या मतलब है यहाँ पे, ब्रांचेज, जो हमारे हाथ पैर वगैरह हैं इसमें चले जाते हैं। कोष्ठ से, एब्डोमेन से वो हमारे ब्रांचेज में चले जाएंगे, हैंड और फीट वगैरह में, यहाँ पे हाथ और पैर में चले जाते हैं। तो अति व्यायाम करने से या उष्मा की तीक्ष्णता से, और अहितकर आहार विहार सेवन से भी, और चौथा जो है वायु की अति शीघ्र गति हो तो उससे भी ये जो होते हैं वो कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं। फिर होता है कि अगर वो दोष शाखा से कोष्ठ में आने लगे तब 5 कारण हो सकते हैं कि दोषों की वृद्धि होने लगे, तब वो क्या होंगे, तब वो शाखाओं से कोष्ठ की ओर आने लगेंगे। विषयंतन होगा, या दोष जो है पकने लगेंगे, पाक होने लगेगा तब, या स्रोतों का जो मुख है वो उसका शोधन हो तब, और वायु का निग्रहण हो उससे। तो ये 5 कारण बताए हैं कि वो शाखाओं से फिर से कोष्ठ में आने लगते हैं, ठीक है। तो 4 कारण हो गए कि कोष्ठ से शाखा में जाते हैं, और शाखा से वापस कोष्ठ में आते हैं, तो 5 कारण होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये अध्याय यहाँ पे पूरा होता है, और इस अध्याय में बस इतना ही था। नेक्स्ट अध्याय है 29, 10 प्राण आयतनीय। तो 10 प्राण आयतन इसमें बताए गए हैं। तो 10 प्राण आयतन कौन कौन से होते हैं, शंखद्वय, सिर, कंठ, हृदय, वस्ति, रक्त, ओज, शुक्र और गुद। तो ये चरक सूत्र स्थान में तीसरे श्लोक में अध्याय 29वां है उसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है, बहुत छोटा सा ये अध्याय है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और 10 विध प्राण आयतन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। चेतना का अधिष्ठान क्या है वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो चेतना का एक अधिष्ठान होता है हृदय। तो आचार्य चरक जी ने बताया है चेतना का अधिष्ठान क्या होता है, हृदय होता है। इसमें 2 प्रकार के वेद का वर्णन है।
एक प्राणाभिसर और दूसरा रोगाभिसर। तो प्राणाभिसर कौन सा होता है? जो प्राणों की रक्षा करता है, रोगों का नाश करता है। रोगभिसर जो प्राणों के लिए नाशक होगा, रोगों को लाने वाला होगा। ठीक है, दोनों। तो द्विविध वेद इसको बोलते हैं। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले है परीक्षक के गुण कितने होते हैं? नाम लिखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। फिर है कि आहार के भेद कितने होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। और ये 2-2 नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं। और मानसज रोगों की क्या चिकित्सा होती है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो मानसिक रोगों की क्या चिकित्सा होगी, ये 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो मानसिक रोगों की यहाँ पे चिकित्सा बतानी है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, यंत्र शस्त्र शार अग्नि। ठीक, और फिर चेतना का अधिष्ठान क्या होता है? अभी हम बात करे थे चेतना का अधिष्ठान क्या होता है। तो चेतना का अधिष्ठान होता है यहाँ पे हृदय। और 10विध प्राण आयतन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कुछ जो पूछे जाते हैं और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 27 और 30। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी ट्रिक मैं बताऊँ, उन्हें याद करने की, उन्हें लिखने का एक तरीका मैं आपको बताऊँ। और उससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको यूनिवर्सिटीज़ के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चंस आए हैं पहले, उनको कंपेयर करके बताएंगे। और उसमें ये भी बताएंगे कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में और कौन से ईयर में आ चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपसे भी मैं एक होप करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।